Hello guys, this is Preeti before you and today we will discuss about the economic reforms different major steps। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारा डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक था। डीमोनेटाइजेशन अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो डीमोनेटाइजेशन किसी करेंसी के प्रचलन को, ट्रेंड को मार्केट से आउट कर देना, ख़त्म कर देना, वो क्या उसके लीगल स्टेटस को ख़त्म कर देना, रिड्यूस कर देना, तो वो हमारा क्या था, डीमोनेटाइजेशन था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने एलपीजी पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमारे जो मेजर स्टेप्स हैं, उन मेजर स्टेप्स के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीड करेंगे। तो डिफरेंट जो हमारे मेजर स्टेप्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, जैसे आपको पता है कि भी इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए होंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो होता क्या है। रिफॉर्म्स मतलब किसी चीज़ के अंदर सुधार करना। रिफॉर्म्स मीन्स किसी चीज़ के अंदर क्या करना, सुधार करना। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब हमारा ये हो जाएगा कि ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार जो हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन के अंदर सुधार लाने के लिए क्या किए जाते हैं। ऐसे मेजरमेंट हो सकते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी हो सकती है हमारी डिफरेंट टाइप की, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाते हैं। अब ऑब्वियसली कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वही क्या करेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बनाएगी, यानी कि प्रिपेयर करेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस किस टाइप के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं हमारे, वो बनाए जाते हैं और उसके अंदर जो मेजर स्टेप्स हैं हम उनकी क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है हमारा वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कि जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या की जाती है, बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी कोई भी नीति तैयार करना किसी भी कार्य से रिलेटेड इन एडवांस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सुधारने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बनाई जाएगी। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब ये होगा कि जो हमारे देश की सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्रिएट की है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। सबसे पहली बात तो ये कि आज की इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं, आपको पता है कि कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है हर टाइप की एक्टिविटी में, हर टाइप की फील्ड में। जैसा कि आप स्टूडेंट्स हो तो आपको यही पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में भी कितना ज़्यादा कंपटीशन उसको फेस करना पड़ता है। आजकल 99% आने के बाद भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 99 से अबोव भी लोगों की, स्टूडेंट्स की परसेंटेज आती है। तो यहाँ पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को सुधारने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए, जैसे हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की, कि भी हर इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि जिस भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन आपका किया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें ये पता है कि जब तक वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगी, अपने फीचर्स को डेवलप नहीं करेगी, उसके अंदर चेंज नहीं लेकर आएगी ज़्यादा यूजेबल कंज्यूमर या कस्टमर के लिए बनाने के लिए, तो तब तक उसका जो कार का प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा लंबे समय तक। क्योंकि हमें पता है कि कार के बहुत सारे, एक इंडस्ट्री के बहुत सारे हमारे क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। वो फॉरेन कंट्रीज़ की भी हो सकती हैं, हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज़ की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लेते हैं, या टेक्नोलॉजी के अलावा जो हमारा मटेरियल्स क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप की बातों को क्या करना, ध्यान में रखना। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जितनी भी हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी
उनको डेवलप करने के लिए, उनकी कमियों को सुधारने के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करवाना और उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो हेल्पिंग एड्स है, यानी कि जो भी हमारी हेल्पिंग हमारी सरकार के द्वारा की जाती है, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल का हर कंज्यूमर अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है दूसरों की तरह। जो भी हमारा, जैसे आपको पता ही है कि आजकल हमारे इंडिया में जो फॉरेन कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओढ़ने पहनने के तरीके, खाने पीने के तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो मॉडर्नाइजेशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिक्वायर्ड है। टेक्नोलॉजी का इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है न्यू ट्रेड पॉलिसी। न्यू ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। पॉलिसी वही नीति। न्यू ट्रेड पॉलिसी मतलब जो नई ट्रेडिंग पॉलिसी हमारी बनाई जाएगी। नई ट्रेडिंग पॉलिसी के अंदर जो हमने एलपीजी का पॉइंट पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट के जो एक तरीके से पंजों में जकड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है उसको थोड़ा सा फ्री कर दो, ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना पूरी करनी पड़े, हर एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ना लेनी पड़े, तो ये होता है लिबरलाइजेशन। दूसरा प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर के जो दरवाजे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जो दरवाजे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दीजिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने का मतलब ये है कि या तो उसके अंदर फुल्ली प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए या फिर पार्शली, कि भी कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का और कुछ हिस्सा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का है वो हमारा हो सकता है। और जो थर्ड था हमारा वो था ग्लोबलाइजेशन। इन ग्लोबलाइजेशन मीन्स आवर ट्रेडिंग एक्टिविटी आर रिलेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडस्ट्री की, हमारे बिजनेस की जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हो, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की, कि हम विदेशी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें या हमारी कंपनी के अंदर विदेशों के लोग यहाँ पर आकर सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब हमारे देश की एक्टिविटी किसके साथ जुड़ेगी? फॉरेन कंट्री के साथ जुड़ेगी। तो ये था हमारा नई ट्रेडिंग पॉलिसी के अंदर, जिसके अंदर आप एलपीजी को क्या करते हो? यूज़ करते हो, ताकि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली उनके अंदर भी मॉडर्नाइजेशन लाया जा सके। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो भी हमारी गुड्स है, सर्विसेज हैं, उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना। हमें पता है कि अगर कोई वस्तु विदेशी अच्छी है, सस्ती है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करने के कंपैरिजन में, तो आप विदेशी प्रोडक्ट को ही परचेज करके क्यों ना हमारे यहाँ पर सेल कर लो, या फिर किसी वस्तु को प्रोड्यूस करना ज़्यादा बढ़िया है आपके खुद की कंट्री के अंदर फॉरेन से परचेज करने की बजाय, तो आप उसको अपनी ही कंट्री के अंदर क्यों ना मैन्युफैक्चरर कर लो। तो इस तरीके से जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है हमारी वो क्या की जाती है? मेंटेन की जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स की। जो हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स है, फिस्कल का मतलब क्या होता है? घाटा, जिसको आप क्या भी कह सकते हो? लॉस भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करेंगे कि एक फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, जिसको प्रिपेयर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी होती है जिसको प्रिपेयर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और इट इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो किसके साथ रिलेट करेगी? जो हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है, भाई गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, या गवर्नमेंट के
जितने भी खर्चे हैं, हमें पता है कि गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो इनकम का रिसोर्स है वो क्या है, टैक्स। और कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होती है, जैसे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्री वगैरह कराने की फ़ीस लेती है, कोई चालान वगैरह करते हैं उसके चार्जेस भरने पड़ते हैं हमें, कोई हमने सरकारी कागज़ तैयार करवाना है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराना है, तो उसके चार्जेस आप क्या करते हो, पे करते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे हाउस टैक्स वगैरह आप पे करते हो। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के टैक्स और नॉन टैक्स क्या होते हैं, रिसिप्ट होते हैं। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो पहले अलग अलग होते थे, सेल्स टैक्स होता था, वैट होता था आपका। तो यहाँ पर अब उन सभी इनडायरेक्ट को कंबाइन करके जीएसटी जो है वो आपका बना दिया गया, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के अंदर सुधार करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सरकार की इनकम कम और खर्चे ज़्यादा है हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल जैसे कोरोना वायरस चला हुआ है, तो गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च हो चुका है इन सभी चीज़ों के ऊपर, और गवर्नमेंट के पास ना तो टैक्स आ रहा, ना ही कोई अदर इनकम्स आ रही हैं। तो ये जितनी भी डिफरेंट टाइप की हमारी क्या है प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे देश की सरकार को, उसको पूरा करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, एक तरीके से प्रॉब्लम्स को उससे रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल रिफॉर्म्स जो है वो तैयार करती है। फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए, जिससे उसकी इनकम का लेवल बढ़े, खर्चों का लेवल जो है वो कम हो सके, तो उसके अंदर सुधार करने के लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है हमारे वो बनाए गए हैं। इसके अंदर आप जीडीपी के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जीडीपी यानी कि जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको अगर आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ने से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लोगों के हाथों में जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे मॉनेटरी रिफॉर्म्स की। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, तो जो मॉनेटरी रिफॉर्म्स हैं, मॉनेटरी रिफॉर्म्स आर रिलेटेड विद द मॉनेटरी पॉलिसीज प्रॉब्लम और इट्स लिमिटेशन। मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा, एक ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के खर्चों और गवर्नमेंट की इनकम से रिलेटेड होती है। बनाता भी कौन है, गवर्नमेंट ही बनाती है। दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारी प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी is prepared by RBI every year, and in the monetary policy what terms are decided। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कितनी मनी की, कितने पैसे की आपने क्या करनी है, सप्लाई करनी है। दूसरा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने मनी की सप्लाई करनी है, क्या कोटा आपने फिक्स करना है, किस सेक्टर के बिजनेस को, किस सेक्टर के किस व्यक्ति को किस लिमिट तक पैसा जो है वो देना है। तो इस तरीके की बातें हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कितना क्रेडिट आपने क्या करवाना है, अवेलेबल करवाना है। तो जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की कमियां रही हैं उसको दूर करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म्स हमारे क्या किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। तो मॉनेटरी रिफॉर्म्स के अंदर हमारे जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड क्या है, ऑब्जेक्टिव हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो मनी की सप्लाई है जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो की जाती है, या फिर जितने भी मनी की सप्लाई लोगों को अवेलेबल करवाई जाती है, तो उन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, रिव्यू करना है। जहाँ जहाँ पर हमारी कमियां रही हैं उनको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करके उसको रिफॉर्म्स जो है वो हमने प्रिपेयर करने हैं। तो ये था हमारा मॉनेटरी रिफॉर्म्स। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स तो आपको पता ही है कि हम किसी चीज़ में सुधार करते हैं। कैपिटल मार्केट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मार्केट वैसे तो हम किसी बाजार को कह सकते हैं, बट बाजार का मतलब आप शायद हो सकता है किसी प्रॉपर प्लेस को समझो, लेकिन मार्केट हम किसी प्रॉपर प्लेस को नहीं कहते। मार्केट एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में मिल सकते हैं, अपनी गुड्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। तो दैट अरेंजमेंट, वो जो अरेंजमेंट होगी वो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट कहलाती है।
कैपिटल मार्केट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट हमारी सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट है। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर मनी और कैपिटल मार्केट दो होती हैं हमारी। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़ के लिए। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ आपकी क्या की जाती हैं, इश्यू की जाती हैं, तो उनको टाइम टू टाइम कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ सके। साथ ही साथ जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है जैसे, या डिविडेंड हमारी सिक्योरिटीज़ के ऊपर क्या किया जाता है, पे किया जाता है, तो उनकी जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको सुधारा जा सके। साथ ही साथ हमारी जितनी भी सिक्योरिटीज़ इसके अंदर क्या की जाती हैं, सेल परचेज की जाती हैं, हमारी इशू की जाती हैं, उन सब के ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड हमारा बनाया गया है जिसको आप सेबी का नाम देते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में एक सेबी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर और रेगुलेटर का क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। उसके बाद जो हमारे इसके अंदर 6 पॉइंट आता है वो है डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करने का मतलब तो किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना ताकि वो आपके हिसाब से हो सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में टाइम टू टाइम जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी जो राशन पानी की गुड्स है हमारी, जैसे आप दाल का ही एग्जांपल ले सकते हो कि दाल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए, यानी कि बढ़े हैं। तो डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल के अंदर हमारा क्या होगा कि प्रोड्यूसर अपने हिसाब से कमोडिटी के प्राइस को चार्ज ना करे, अपनी मर्जी से कितना भी उसको इंक्रीज ना कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारा प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोड्यूसर की जो गुड्स होती हैं वो मार्केट में लाई जाती हैं कस्टमर को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, हमारा प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिट तक प्राइस आपका बढ़ सके, उससे ज़्यादा ना बढ़े। तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो ये भी हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में ना आए। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा किसके ऊपर पड़ता है, हमारे कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी कंज्यूमर इतने कैपेबल या इतने एबल नहीं है कि वो इतने हाई प्राइसेस के ऊपर गुड्स को क्या कर पाएँ, परचेज कर पाएँ। तो लोअर लेवल, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई लेवल, हाई इनकम ग्रुप के सभी टाइप के लोग हमारी कंट्री के अंदर शामिल है। तो इसीलिए प्राइस को एक लिमिट तक रखा जा सके, कंट्रोल में रखा जा सके, इसीलिए डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल सिस्टम को, रिफॉर्म्स को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ मेन स्टेप्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। और ये जितने भी हमारे स्टेप्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, यानी कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने का हमारा एक पर्पस था, उद्देश्य था हमारी सरकार का, उस उद्देश्य को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, इसीलिए इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमने क्या किया है, प्रिपेयर किया है। तो आई होप कि ये जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।